RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। जैसा कि आपको पिछली वीडियो से जानकारी हो रही है, हम ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिलहाल हमारा क्वेश्चन जो है लगातार अंत की ओर ये क्वेश्चन बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 इस चैप्टर का, क्योंकि 15 तक क्वेश्चन हमने आपको पहले प्रस्तुत कर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, इस चैप्टर के प्रश्न नंबर 12.16 में कहा गया है कि निम्नलिखित पदों का या शब्दों का वर्णन करो जिसमें आपको एसिटिलिनन मतलब एसिटिलीकरण, जिसको इंग्लिश में एसिटिलेशन कहा जाता है, इसका वर्णन करना है। फिर आपको क्रॉस एल्डोल संघनन का वर्णन करना है। एक कैनिजारो अभिक्रिया दिया हुआ है और अंत में दिया है विकार्बोक्सिलन या विकार्बोक्सिलीकरण, जिसको इंग्लिश में डिकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 पद आपको इनकी व्याख्या करनी है। पिछली वीडियो में जब थ्योरी हमने पढ़ाई थी, वैसे तो इन सभी की हमने विस्तार पूर्वक व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर दी है, लेकिन फिर भी जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्रमानुसार पॉइंट पर आ गए हैं तो आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर ही लेते हैं। पहले पार्ट में आपको पूछा गया है एसिटिलेशन, यानी इसको एसिटिलीकरण कहा जाता है। तो एसिटिलीकरण क्या होता है, किन अभिक्रियाओं को कहा जाता है? तो सामान्य तौर पर हम सीधे रूप में कह सकते हैं कि किसी एक परमाणु को हटाकर यानी उसका प्रतिस्थापन करा दें कहीं से। अगर हम CH3CO यानी एसिटिल समूह से अगर हम उसका विस्थापन प्रतिस्थापन करा दें तो ऐसी अभिक्रिया एसिटिलीकरण कहलाती है। अब अगर आपको इसमें लिखना पड़ जाए तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक समूह का प्रतिस्थापन एसिटिल CH3CO समूह द्वारा कर दिया जाता है, एसिटिलीकरण कहलाती है। जैसे बेंजीन रिंग में भी हम लेकर चल सकते हैं। बेंजीन रिंग में अगर हम CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करा दें, इन प्रेजेंस ऑफ ये अभिक्रिया होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ये निर्जल AlCl3 हैलोजन वाहक कहलाता है। तो यहाँ से इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और बेंजीन रिंग पर आपका उपस्थित हो जाएगा COCH3 और प्लस HCl अलग हो जाएगा, ये H और ये Cl। तो इस प्रकार से एसिटिल समूह का प्रतिस्थापन चाहे बेंजीन रिंग में हो चाहे किसी खुली स्ट्रक्चर में हो, जहाँ एसिटिल समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है उसे ही एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम RCOCl की अभिक्रिया करा दें तो जो RCO है वो समूह कहलाता है एसिल, और इसी प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया हो सकती है एसिलीकरण, जो कि आपका क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया है। तो बेंजीन रिंग में अगर यहाँ पर हम RCOCl की अभिक्रिया करा दें, फिर से वही निर्जल FeCl3 ले सकते हैं या AlCl3, तो बेंजीन रिंग में इस COR समूह का प्रतिस्थापन एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम यहाँ केवल RCOCl ना लेकर RX ले रहे हैं तो इस अभिक्रिया को, यहाँ पर R जो होता है एल्किल समूह होता है, तो इस अभिक्रिया को एल्किलीकरण कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर CH3 ले दें जो कि मैथिल समूह होता है तो इसे मैथिलीकरण कहा जाता है। और सामान्य तौर पर इस अभिक्रिया का एक सामान्य नाम भी होता है जिसे कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारी अभिक्रिया बताई हैं। ये क्वेश्चन आपसे किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। आइए अब सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है क्रॉस एल्डोल संघनन। इस अभिक्रिया को आपसे पूछा गया है। अब एल्डोल संघनन क्या होता है? जिन यौगिकों में एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वे कार्बोनिल यौगिक, एल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। और जनरली जो ये यौगिक होते हैं वो एल्डिहाइड होते हैं। जनरली कीटोन भी हो सकता है लेकिन एल्डिहाइड स्पेशली होते हैं।
तो वे कार्बोनिल यौगिक जिन पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु NaOH की उपस्थिति में उसके दो अणु परस्पर संयुक्त होकर एक एल्डोल यौगिक, योगात्मक यौगिक बनाते हैं, जिसमें आपका एल्डिहाइड और OH यानी एल्डोल ग्रुप उपस्थित होता है। अगर यह अभिक्रिया एक ही प्रकार के परमाणु के साथ हो, जैसे CH3CHO और CH3CHO दोनों एक ही प्रकार के अणु हैं, समान प्रकार के अणु हैं, तो इस अभिक्रिया को कह दिया जाता है एल्डोल संघनन। लेकिन यदि यहाँ पर एक अणु दूसरे प्रकार का ले लिया जाए, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया जाए या एसीटोन ले लिया जाए CH3COCH3, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाता है। अब अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी पड़ जाए तो किस प्रकार लिखेंगे? जब दो भिन्न कार्बोनिल यौगिक जिनमें एक के पास, कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तनु NaOH की उपस्थिति में संयुक्त होकर एक योगात्मक यौगिक एल्डोल का निर्माण करते हैं, और यह अभिक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अगर अभी आपको परिभाषा समझ नहीं आई तो वीडियो को एक बार बैक कर लीजिए, दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, तो आप परिभाषा को याद कर सकते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें परिभाषा को, तब और अच्छी प्रकार से आपको ये याद हो जाएगी। ध्यान करना, एक अणु हम इसमें लेकर चलते हैं सबस्ट्रेट, जिसको आधार बोल देते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं आधार के रूप में, और दूसरे अणु को लेकर चलते हैं हम अटैकिंग एजेंट यानी आक्रमणकारी अभिकर्मक के रूप में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो आक्रमणकारी है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है। जैसे इस अभिक्रिया में अगर हम लेकर चलें तो CH3C डबल बॉन्ड OH, कुछ इस प्रकार से CHO को लिख सकते हैं। इस दूसरे एसीटोन का एक हाइड्रोजन अलग ले दिया और ये हो जाएगा CH2COCH3। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन अटैक कर देता है इस ऑक्सीजन पर, कार्बन अटैक करेगा कार्बन पर, तो ये यौगिक बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड COH, और ये H सिंगल बॉन्ड CH2 और CO और CH3। देखिए यहाँ पर आपका ओल एल्कोहल आ गया और यहाँ पर आपका ओन कीटोन आ गया, कार्बोनिल आ गया सीधे रूप में। अगर एल्डिहाइड होता तो एल्डोल बन जाता, तो इस योगात्मक यौगिक को एल्डोल कहा जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एल्डोल संघनन में एल्डिहाइड स्पेशली आपका भाग लेता है, तो यहाँ एल्डोल तब बोल दिया जाता है। वैसे कीटोन के लिए भी हम इसे एल्डोल ही बोल देंगे। और यहाँ पर चूंकि दोनों परमाणु अलग अलग हैं, अगर हम यहाँ पर HCHO ले लें, HCHO, और उस पर हम CH3CHO की अभिक्रिया कराएं एसिटेल्डिहाइड की, तो भी आपका ये यौगिक बन सकता है, जिसको हम एल्डोल कह देंगे। लेकिन ध्यान करने की बात यह है कि जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए, क्योंकि बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले में जो था वो आपका कैनिजारो अभिक्रिया थी। तो इस एल्डोल संघनन के बारे में उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के रूप में आपको कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है। तो कैनिजारो अभिक्रिया वैसे तो हमने आपको उसमें थ्योरी में जब पढ़ाई थी वहाँ भी आपको समझा दिया था कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। तो कैनिजारो अभिक्रिया वे कार्बोनिल यौगिक देंगे, कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। अभी आपने एल्डोल पढ़ा है, एल्डोल तो वे देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, कैनिजारो वे देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बेंजेल्डिहाइड है। तो इस प्रकार के यौगिक के दो अणु सांद्र NaOH के साथ क्रिया करके दो यौगिक बना देते हैं। एक तो बनाते हैं एल्कोहल और एक बनाते हैं अम्ल का सोडियम लवण। अब देखिए, जैसे हमने ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया, इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन का एल्कोहल बनेगा CH3OH, एक ही कार्बन है, यानी ये था आपका मेथेनल, और यहां बना दिया मेथेनॉल। और एक कार्बन का अम्ल होगा HCOOH, फार्मिक अम्ल, लेकिन उस H को हटाकर उसकी जगह आ जाएगा Na, यानी ये हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम
फॉर्मेट आपका ये यौगिक बन जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कह दिया जाता है। इसमें भी दो की जो ये परमाणु अणु होते हैं, सॉरी, ये दो आपके अणु होंगे अल्फा हाइड्रोजन के बिना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी कैनिजारो अभिक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट 4 पॉइंट में दिया हुआ है आपका डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन यानी डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COO ग्रुप। कार्बोक्सिल एक तो होता है आपका कार्बोक्सिल में लेकर चलेंगे कार्बोनिल यानी C और हाइड्रोक्सिल यानी OH। तो उसमें से अगर हम इस H को हटा दें तो रिमूवल ऑफ COO ग्रुप इज नोन एज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया को या वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक से COO समूह का निराकरण हो जाए, निकल जाए, हट जाए, समाप्त हो जाए, ऐसी अभिक्रिया डिकार्बोक्सिलेशन कहलाती है, डिकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। हिंदी में भी कभी कभी ये ऐसा लिखा जा सकता है आपका डिकार्बोक्सिलीकरण। तो जिसको आप लोग शॉर्ट में याद कर सकते हैं रिमूवल ऑफ COO ग्रुप। COO समूह का निकल जाना ही डिकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। जैसे किसी भी अम्ल को ले लें, अगर हम अम्ल का सोडियम लवण लें, अम्ल का सोडियम लवण, और उसे हम सोडा लाइम के साथ गर्म कर दें, सोडा लाइम, तो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे कि RCOONA ले दिया, ये सोडियम लवण, सोडा लाइम होता है NaOH विद CaO। अगर इस NaOH और CaO का 3:1 का मिश्रण ले लिया जाए तो इस मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराई जाती है तो ये RH अलग प्राप्त हो जाता है और Na2CO3 अलग निकल जाता है। COO समूह यहाँ से निकल गया ना, तो ये COO समूह निकलने के कारण इस अभिक्रिया को डिकार्बोक्सिलीकरण, डिकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, CH3CH2COONA को अगर हम NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO गर्म करते हैं तो ये बन जाता है आपका CH3CH2 और H, CH3CH2 और ये H, और प्लस का Na2CO3 यानी CH3CH3 क्या होता है, एथेन प्राप्त हो जाता है। अब मेन फायदा इस समीकरण का क्या है वो आपको देखना है। देखिए यहाँ पर अगर हम टोटल कार्बन की संख्या देखें तो हमारे 3 कार्बन आ जाते हैं, लेकिन जो हमारा अंतिम यौगिक बना उसमें हमारे 2 कार्बन उपस्थित हैं। तो यह अभिक्रिया कार्बन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहलाती है। कार्बन को डिग्रेड करना यानी कार्बन परमाणु की संख्या में कमी करने के काम भी यह अभिक्रिया आती है, जिसे डिकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में 4 जो पॉइंट दिए हुए थे, प्रत्येक पॉइंट को उदाहरण के साथ आपको समझा दिया। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 आता है उसको हम आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।